जामा पहना चुके हैं और खूनी खेल खेलने की घात में रहते हैं। सिक्योरिटी एहलकार नक्सलियों के निशाने पर होते हैं, लेकिन 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के लिए यौम स्याह साबित हुआ। इसी दिन नक्सलियों ने कई कांग्रेसी लीडरों को मौत के घाट उतार दिया था। इस कत्लो गारतगरी को झेरम घाटी कत्लेआम के नाम से जाना जाता है। इस हादसे से सारा मुल्क सकते में आ गया। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात सर पर थे। यहाँ मुसलसल 10 वर्षों से बीजेपी इक़्तिदार में है। उसे हुकूमत मुखालिफ लहर के साथ साथ झेरम घाटी कत्लेआम के मनफी असरात मुरतब होने का अंदेशा था। शक शुबहात और अंदेशों में घिरी पार्टी को इन हालात में एक ऐसे रहनुमा की जरूरत थी जो कि पार्टी की नैया कामयाबी से पार लगा सके, और जो नाम सामने आया वो नरेंद्र मोदी का था। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने की कुंजी बस्तर है, और इसी बस्तर में झेरम घाटी हादसा हुआ था। मोदी को जब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में इंतखाबी मुहिम के लिए उतारा तो उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि वो कैसे झेरम घाटी हादसे की याद आवाम को न आने दे। मौसर मुकर्रिर मोदी ये जानते थे कि महंगाई से आवाम का हाल बेहाल है, लिहाजा महंगाई पर ही उन्होंने खुसूसी जोर दिया। मोदी ने महंगाई और बदउनवानी के मुद्दे को इतने मौसर अंदाज में उठाया जिसका तोड़ अपोजिशन के पास न था। मोदी जहाँ भी गए उन्होंने अपने इजलास में मरकजी हुकूमत को खूब लताड़ा और छत्तीसगढ़ की रमन सिंह हुकूमत के कसीदे पढ़े। वज़ीर आला रमन सिंह को नरेंद्र मोदी पर काफी भरोसा है और उन्हें लगता था कि अगर छत्तीसगढ़ में तीसरी बार इक़्तिदार तक पहुंचना है तो उनकी नैया नरेंद्र मोदी के सहारे ही पार लग सकती है। मोदी ने भी रमन सिंह के इस भरोसे को टूटने न दिया और पूरी रियासत में कई अवामी रैलियां और इजलास किए। बस्तर से लेकर रायपुर और दुर्ग से लेकर बिलासपुर तक जहां भी मोदी गए उन्होंने कांग्रेस की खबर ली। मोदी खूब जानते थे कि जीत के लिए अपोजिशन पर निशाना साधने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि अपनी पार्टी के अफ़ाल, किरदार और हुसूलियाबियों का भी बखान किया जाए। मोदी ने अपने खिताब में रमन सिंह हुकूमत की स्कीमों की तारीफ की, क्योंकि वो जानते हैं कि अपोजिशन के बेयकीनी के साथ साथ अपनी हुकूमत के मुस्बत पहलुओं की तशहीर भी बेहद जरूरी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अवाम को बताया कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में वापस आती है तो उन्हें क्या क्या फायदे होंगे, और बीजेपी पर सरे इक़्तिदार है तो उन्हें क्या क्या हासिल हुआ है। लेकिन पहले कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। अगर इस देश को हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाए तो सारी समस्याओं से मुक्त भारत अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। सारी समस्या की जड़ कांग्रेस पार्टी की नीयत है और उनका अहंकार इतना है मित्रों, किसी को उनको परवाह नहीं। और वो यही मानते हैं अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो वो सीबीआई दिखाते। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने 6,000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली, गांव गांव गए, जनता के दरबार में खड़े रहे और अपने काम का हिसाब दिया। अपोजिशन ने भी मोदी को निशाने पर लिया। उनके खिलाफ कई बार ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया जो कि नामुनासिब और नाशाइस्ता थे, लेकिन मोदी ने उन पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने अपनी सारी तवज्जो छत्तीसगढ़ में इंतखाबी मुहिम पर मरकूज रखी। मोदी को पता था कि वो किसको मुखातिब कर रहे हैं और उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना है और किन का नहीं। इन्हीं खूबियों को उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान बरूए कार लाया। 8 दिसंबर को जब नताइज आ रहे थे तो पहले बीजेपी पिछड़ रही थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने इक़्तिदार में वापसी की और वज़ीर आला के रूप में रमन सिंह ने हैट्रिक बनाई। जीत के बाद रमन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का उनकी जीत में बड़ा रोल है और लोकसभा इंतखाबात में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतकर उन्हें वो तोहफा देना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हैट्रिक में नरेंद्र मोदी के किरदार को बीजेपी हमेशा याद रखेगी। मोदी के लिए छत्तीसगढ़ काफी अहम है क्योंकि यहाँ पर बरसों से बीजेपी की पकड़ है। अगर दिल्ली की गद्दी चाहिए
तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें कमाल दिखा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली में भी अवाम कांग्रेस के 15 साल इख्तिदार से नाराज थे और इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया कर दिया। नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम और नौजवानों में जोश डालने वाली मोदी की तकरीरों का दिल्ली में भी अच्छा असर दिखा और बीजेपी सबसे बड़ी जमात की सूरत में उभरी। हालांकि पार्टी हुकूमत साजी के लिए दरकार नशिस्तों से 4 कदम पीछे रही, लेकिन पार्टी को इस बार 9 सीटों की बढ़त मिली। ये भी बड़ी बात रही। तो हमारी आज की खास पेशकश मोदी का मिशन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अब महंगाई ने सरकार, कांग्रेस और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम सभी की नींद उड़ा दी है। पहले सोच थी कि महंगाई का कोई क्या कर सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को झिंझोड़ा है। एहसास करा दिया है कि महंगाई कांग्रेस को ले डूबेगी। ताजा आंकड़ों से इनकी चिंता और बड़ी होगी। नवंबर में महंगाई पिछले 14 महीने के उच्चतम बिंदु पर थी। थोक महंगाई का कोई 8% का आंकड़ा यूं कम लगेगा, पर इसमें खाने पीने की चीजों की महंगाई 20% है। खाने पीने और निर्मित सामान दोनों में महंगाई का ट्रेंड निरंतर है। डीजल, रसोई गैस आदि की मार अलग है। तथ्य है कि मुद्रास्फीति का सिलसिला सालों से बना हुआ है। दिल्ली में बिजली के महंगे बिलों ने आप पार्टी को जिताया, तो भाजपा ने भी महंगाई के चलते कांग्रेस को घेरा है। बुनियादी सवाल है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम महंगाई की चिंता करते हुए भी उसे क्यों नहीं थाम पा रहे हैं। कभी सप्लाई साइड का पेच होता है, तो कभी महंगे आयात का रोना होता है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। हिंदुस्तान ने न्यूयॉर्क में अपनी सफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के साथ हुए बदसलूकी के बहाने अमेरिका के तय जिस तरह की सख्ती दिखाई है, वो अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन की हिकमत अमली का एक हिस्सा है। इस मामले में हिंदुस्तान का रद्द अमल फितरी नहीं है। अमेरिकी सफारतकारों को मिले खुसूसी इस्तिस्ना को छीनने और सख्त रुख अख्तियार करने का फैसला हिंदुस्तान ने फौरन नहीं किया, बल्कि वाकई के करीब 1 हफ्ते के बाद किया है। महाराष्ट्र की दिव्यानी खोबरागड़े के साथ हुए बर्ताव पर सख्त रद्द अमल से महाराष्ट्र में कांग्रेस को फायदे का इम्कान है। सुशील कुमार शिंदे के बयान और पृथ्वीराज चौहान के मौकफ से इसके वाज़ेह इशारे मिले हैं। इसके अलावा अमेरिका की मुखालफत से अक़लियती वोट मुत्तहिद करने में भी कांग्रेस को मदद मिलेगी। कांग्रेस ने 2009 का लोकसभा इलेक्शन अमेरिका के साथ दोस्ती के मसले पर लड़ा था। हुकूमत दांव पर लगाकर अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदा किया गया था और उस वजह से बीजेपी का मुतवस्सित तबके का वोट टूटकर कांग्रेस के साथ चला गया था। इस बार कांग्रेस मुतवस्सित तबके के वोट की फिक्र नहीं कर रही है। उसे लग रहा है कि वो वोट वापस बीजेपी के पास लौटा है, इसलिए खुराक तहफ़्फ़ुज़ से लेकर इंसदाद फिरकावाराना तशद्दुद बिल को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, ताकि बिल्कुल हाशिए पर के लोगों और अक़लियती तबके का वोट हासिल किया जा सके। इसी हिकमत अमली के तहत ही हिंदुस्तान ने यू टर्न लिया और अमेरिका को जैसे को तैसा जवाब देने का फैसला किया।
आम आदमी पार्टी के पॉलिसी साजों को बहस में रहने का नुस्खा खूब आता है और लगातार बहस में रहने की वजह से ही दिल्ली में पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। चुनांचे ये नुस्खा लोकसभा इलेक्शन में भी आजमाने की तैयारियां हैं। बहस में रहने का एक तरीका यह है कि बड़े लीडरान को चैलेंज करो, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वजीर आला शीला दीक्षित को चैलेंज किया। वैसे ही अब पार्टी के हदफ में कांग्रेस और बीजेपी के दिगर कद्दावर लीडरान हैं, जिनको लोकसभा इलेक्शन में चैलेंज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने मुल्क भर में 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इनमें सभी पार्टियों के बड़े रहनुमाओं की सीटें शामिल हैं। कहा जा रहा है कि शायर और आपके रहनुमा कुमार विश्वास अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। आरटीआई कारकुन दमानिया नागपुर में नितिन गडकरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। अगर केजरीवाल वजीर आला बन गए तब शायद इलेक्शन न लड़े, नहीं तो उनकी तैयारी चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण भी दिल्ली की किसी सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी, लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा सुषमा स्वराज और कांग्रेसी लीडरान में मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे आपके निशाने पर हैं। अन्ना हजारे जब भी अनशन पर बैठते हैं एक बात जरूर कहते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के 5 वुज़रा के विकेट गिरवाई है। उनके कहने का मतलब ये होता है कि उनके अनशन से 5 वुज़रा को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन अब वो कहेंगे कि उन्होंने अनशन करके मुल्क में लोकपाल बिल बनवाया। दरअसल इस लोकपाल बिल का सेहरा लेने के लिए अन्ना हजारे ने पार्लियामेंट इजलास से ऐन पहले अनशन शुरू किया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले मुंबई के आजाद मैदान में जब अन्ना हजारे का अनशन बुरी तरह से नाकाम हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि वो अब अनशन नहीं करेंगे, लेकिन वो लोकपाल बिल का सेहरा अपने सर बांधने की चाहत को नहीं छोड़ पाए। बताया जा रहा है कि उनके कुछ नए करीबी साथियों ने उनको समझाया कि इस बार लोकसभा इलेक्शन से पहले हुकूमत लोकपाल बिल को जरूर पास करेगी। 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के बाद ये वाज़ेह लगने लगा था कि हुकूमत इस बिल को पास करवाएगी। चुनांचा उससे पहले अन्ना को अनशन पर बैठाने का फैसला हुआ ताकि बिल पास होने का सेहरा दूसरे इदारों को न जाए। तभी अन्ना ने अधूरे लोकपाल बिल को भी मंजूर किया और अपने पुराने साथी अरविंद केजरीवाल की सरजनिश करते हुए कहा कि वो अनशन करते हुए जान दे देने के ख्वाहिशमंद नहीं है। तभी उन्होंने हुकूमत के तई भी इजहार यकजहती दिखाई। अब देखना है कि कांग्रेस की हुकूमत उनके तई क्या सद्भाव दिखाती है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीग से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। पार्लियामेंट ने आखिरकार लोकपाल बिल को मंजूरी दे ही दी और उसके साथ ही 46 साल के इंतजार के बाद आखिरकार मुल्क को लोकपाल में लेकर रास्ता साफ हो गया। राज्यसभा ने इस बिल को मंगल को मंजूर कर लिया था। उसके बाद उसे आज लोकसभा में बहस के लिए पेश किया गया और बहस की रस्म अदायगी मुकम्मल करके 100 वोटों से बिल को पास कर दिया गया। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी तमाम सियासी जमातों ने बिल की हिमायत की। लोकसभा से बिल पास होने के फौरन बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट का सरमाई इजलास खत्म होने का ऐलान कर दिया। पहले लोकसभा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई, उसके बाद थोड़ी देर तक राज्यसभा में कामकाज हुआ और उसे भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में तेलंगाना के मेंबरान पार्लियामेंट ने अलग तेलंगाना रियासत की मुखालफत करते हुए जमकर हंगामा किया। लोकपाल बिल के लिए 8 दिन से अनशन कर रहे गांधीवादी समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने लोकसभा से लोकपाल बिल पास होने के फौरन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठे अन्ना के हामियों ने लोकपाल बिल पास होने का इस्तकबाल किया और जश्न मनाया। अपना अनशन खत्म करते हुए अन्ना हजारे ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो उन तमाम मेंबरान को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने बिल को पास कराने में मदद की। लोकपाल बिल के लिए यह अन्ना हजारे का चौथा अनशन था। अपना अनशन खत्म करते हुए अन्ना हजारे ने सियासी लीडरान से लेकर पार्लिमानी कमेटी, पुलिस वालों और टेंट वालों तक का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। अमेरिका में हिंदुस्तान की सफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के साथ हुए बर्ताव की वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि खातून सफारतकार के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया वो काबिल मजम्मत है। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने भी इस मसले पर सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि खातून सफारतकार को न्यूयॉर्क से वापस लाकर उनके वकार को बहाल करना उनकी जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि अमेरिकी इंतजामिया ने नौकरानी के वीजा के मामले में गलत
इत्तला देने के इल्जामात में देवयानी खोबरागड़े को गिरफ्तार किया था और उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया गया था। हुकूमत हिंद चाहती है कि अमेरिका इस मामले को जराइम के बजाय सिविल अदालत में ले जाए। आज पार्लियामेंट में भी यह मामला उठा और तमाम पार्टियों ने इस पर जैसे को तैसा जवाब देने की हिमायत की। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने अमेरिका के तई सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि अमेरिकी सफारतकारों के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसा उन्होंने हिंदुस्तानी सफारतकार के साथ किया है। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने आज अपने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का हौसला बढ़ाया। सरमाई इजलास में पहली बार कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के इजलास को खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने माना कि 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में मुनज़्ज़म और इत्तेहाद की कमी की वजह से कांग्रेस की हार हुई है। उन्होंने कांग्रेस पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में कहा कि कांग्रेस की शिकस्त के कई सबब हैं, जिनमें एक सबब ये भी है कि पार्टी अपनी हुकूमत की कामयाबियों और कामकाज के बारे में अवाम को नहीं बता सकी। सोनिया गांधी ने पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि उन्हें शिकस्त से मायूस नहीं होना चाहिए। 2014 में एक और मुकाबला है जिसके लिए अपने आप को तैयार किए जाने की जरूरत है। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी कांग्रेसी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग को खिताब किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन अलग होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि कांग्रेस दूसरी पार्टियों की तरह ऐसे वादे नहीं करती है जो पूरे नहीं किए जा सकते हों। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। महंगाई के बढ़ते आदाद शुमार के बीच पॉलिसी से मुतालिक शरह सूद में इजाफे का कयास लगाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने शरह सूद में कोई छेड़छाड़ नहीं की। अपनी पहली तज्जियाती रिपोर्ट में जब शरह घटाए जाने की उम्मीद थी, उस वक्त उन्होंने शरह सूद में इजाफा किया था। क्रेडिट पॉलिसी की सहमाई तज्जियाती रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 7.75% पर ही रखा है। बैंकों के कैश रिजर्व तनासुब यानी CRR को भी 4% पर ही रखा है। क्रेडिट तज्जिये के बाद वजीर आजम के इख्तिसादी मुशीर ग्रुप के चेयरमैन सी रंगराजन ने कहा कि इससे लग रहा है कि तवाज़ुन बनाने की कोशिश की गई है ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जानिब से अलग तेलंगाना रियासत पर हवाले के लिए भेजे गए असर नौ रियासत की तश्कील के बिल पर असेंबली में बहस नहीं हो सकी। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना रियासत बनाए जाने की मुखालफत कर रहे असेंबली अरकान ने ऐवान में जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई कई बार मुलतवी होने के बाद असेंबली को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे कबल स्पीकर इन मनोहर ने बिल के मसौदे को ऐवान में बहस के लिए रखना चाहा, लेकिन TDP और YSR कांग्रेस के असेंबली अरकान ने हंगामा करके इस पर बहस शुरू नहीं होने दी। दोनों पार्टियों के असेंबली अरकान चाहते थे कि तकसीम की मुखालफत करने वाली एक तजवीज ऐवान में लाई जाए और उस पर वोटिंग करवाई जाए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें, वह घटनाएं दबी हुई होती है। इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने अपनी काबिलियत से सबको कायल किया है। लोकपाल बिल पर समाजवादी पार्टी को वॉकआउट करने के लिए उन्होंने तैयार किया और तभी पुरअमन तरीके से बहस हो सकी। राज्यसभा में चेयरमैन हामिद अंसारी ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर अरकान पार्लियामेंट ने हंगामा किया तब भी वो मार्शल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी पोजीशन में अगर सपा के मेंबरान पार्लियामेंट शोर शराबा शुरू कर देते तो बहस नहीं हो सकती थी। इसलिए कमलनाथ ने सपा सरबराह मुलायम सिंह यादव से बातचीत की और उनको इस बात के लिए राजी किया कि वो बिल की मुखालफत करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर जाएं। पहले सपा में इस पर रजामंदी नहीं थी, तभी राम गोपाल यादव ने रजामंदी नहीं बनने की बात कही थी। ताहम कमलनाथ फिर भी सरगर्म हुए और उन्होंने मुलायम सिंह को मना लिया। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इस बिल पर रुख देखकर भी मुलायम ने नरमी दिखाने का फैसला किया।
कांग्रेस पार्टी के लीड जान में इन दिनों मौसीकीकार बनने की होड़ मची है। वकालत की पढ़ाई करके सियासी मैदान में उतरे दो कद्दावर रहनुमा अंग्रेजी शायरी में हाथ आजमा रहे हैं। पहले वजीर कानून कपिल सिब्बल ने आगाज किया, जिन्होंने मोबाइल पर ही शेर व शायरी लिखना शुरू कर दिया था। अब उनका लिखा हुआ गाना हॉलीवुड की एक फिल्म में लिया गया है। उन्हीं की तरह वकील और मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने शेर व शायरी की है और हॉबर्ट के नाम से उनका एल्बम बना है। नामी मौसीकीकार और नग़्मे निगार उनके इस एल्बम से जुड़े हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा इन दिनों मुसव्वरी में हाथ आजमा रहे हैं। सियासत से अलग कांग्रेसी लीडर की इस सरगर्मी पर उनके साथियों का कहना है कि सब ऐसा लग रहा है कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद की तैयारियों में है। मनमोहन सरकार की यह बड़ी असफलता है, जो 5 सालों में न बाजार की ताकतों के सुपुर्द सब कुछ हुआ और न पुराने ढर्रे से कीमत नियंत्रण का काम हुआ। यदि पिछले 9 सालों में 2 टूक नीति में आर्थिक प्रबंध हुआ होता तो जनता पर महंगाई की ऐसी मार नहीं पड़ती। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मैनेजरों का मानना है कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जा रहे 2 सबसे बड़े इश्यूज में से एक बदगुमानी के मसले पर काबू पा लिया है। लोकपाल बिल पास करवाकर कांग्रेस व मरकजी हुकूमत ने ये पैगाम दिया है कि वो बदगुमानी के खिलाफ काम करने के अपने अज़्म पर कायम है। अब दूसरा और सबसे बड़ा इशू महंगाई का है, जिस पर काबू पाने की पहल करनी है। हुकूमत के सियासी मैनेजर मान रहे हैं कि 4 रियासतों के इंतखाबात में महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। दिल्ली में बिजली की बढ़ी कीमतों ने कांग्रेस की लुटिया डुबोई तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महंगाई की मार पड़ी। ताहम मुश्किल ये है कि क्या इस हकीकत को समझ लेने भर से हुकूमत और कांग्रेस पार्टी महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। महंगाई गुज़िश्ता 3 साल से जारी है और तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत इसे नहीं रोक पा रही है। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर डी सुब्बा राव ने क्रेडिट पॉलिसी का सहारा लेकर महंगाई कम करने की कोशिश की थी। इसी चक्कर में उन्होंने लगातार 16 बार क्रेडिट पॉलिसी के तर्जीये में पॉलिसी से मुतालिक शरह सूद में इजाफा किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बैंकों के शरह सूद में कमी नहीं हो पाई और रिहाइश से लेकर ऑटोमोबाइल और सार्फिन मसनूआत के बाजार में बहरान रहा, जिससे शरह तरक्की गिरकर 5% से नीचे पहुंच गई। एक तरह से हुकूमत इक्तसादी बद इंतजामी के बुरे दौर में फंस गई। वो पॉलिसी से मुतालिक शरह सूद में तखफीफ करती तो शरह सूद में इजाफा हो जाता, लेकिन साथ साथ महंगाई में भी इजाफा होता और अगर महंगाई रोकने के लिए शरह सूद बढ़ाई जाती तो शरह तरक्की नीचे गिरती। अगर डिमांड बढ़ाने वाले इक़दाम नहीं उठाए जाते तो मसनूआत में गिरावट फितरी थी। तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत इक़्तिसादी इस्लाहात के फैसले नहीं कर पा रही थी और बाहर से सरमाया लाने की तमाम कोशिशें भी नाकाम हो रही थी और उस बीच रुपए की कीमत में लगातार गिरावट भी जारी रही। चुनांचे लगातार 2 साल तक क्रेडिट पॉलिसी बढ़ाते बढ़ाते डी सुब्बा राव रुखसत हो गए। नए गवर्नर रघुराम राजन ने कुछ उम्मीदें पैदा की, लेकिन उन्होंने भी अपनी अब तक की तमाम तजज़ियाती मीटिंग में पॉलिसी से मुतालिक शरह सूद में इजाफा किया है, यानी शरह तरक्की के बजाय महंगाई की शरह उनकी भी फिक्र में सबसे ऊपर है। यानी हुकूमत अब भी महंगाई के आगे लाचार व बेबस है। उनके मैनेजरों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर किस तरह काबू पाया जाए, इसलिए कभी वो इसकी तमाम जिम्मेदारी महंगे बरामदात पर डालते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग पर और कभी रियासती हुकूमतों पर। अब महंगाई की शरह 7.5% से ऊपर चली गई है, वो भी गुज़िश्ता साल की सबसे ज्यादा महंगाई की शरह के मुकाबले। खाने पीने की चीजों में महंगाई की शरह काफी वक्त से डबल डिजिट्स में है। डीजल की कीमतों में हर महीने होने वाले इजाफे ने महंगाई कम होने के इम्कानात को घटा दिया है। मौसमी महंगाई भी काबू में नहीं आ रही है। हुकूमत ने सोने के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया और बरामदात को रुकवाया तो चालू खाते का खसारा अचानक गिरकर काबू में आ गया। ऐसे ही कुछ सख्त रुख हुकूमत को महंगाई पर भी लेना होगा, नहीं तो अगले इलेक्शन से पहले उसकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद महंगाई पर चर्चा करेंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। महंगाई पर सरकार का रुख लाचारी वाला रहा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? न मांग आपूर्ति के असंतुलन में सरकार का प्रबंध चुस्त हुआ और न मौसमी चक्र में
कीमतों के चढ़ने उतरने का सरकार ने ख्याल रखा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, जब कांग्रेस और सरकार, मनमोहन सरकार को विधानसभा चुनावों के नतीजों के चलते महंगाई से सबसे बड़ा झटका लगा है, उसी वक्त मुद्रास्फीति का जो नया आंकड़ा आया है, जो खाने पीने की चीजों की जो 20% की उनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी का फिगर आया है, क्या लगता नहीं है कि आखिर ये सब कुछ वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के रहते हुए ये सब आखिर हो क्या रहा है? देखिए, ये तो लगता है कि साफ तौर पर एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर दिखाई पड़ती है, सिर्फ पॉलिसी की फेलियर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है। इसमें ज्यादातर अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि ये सप्लाई साइड यानी आपूर्ति का प्रबंधन सही तरीके से न कर पाने के कारण और एक तरह से जो मांग को लगातार ये मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, उसके कारण ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें लगातार इस तरह के सप्लाई साइड शॉक्स, मतलब झटके बार बार सरकार को लग रहे और उससे कोई सबक नहीं सीख रही। नहीं, लेकिन यही सवाल फिर आता है कि खाने पीने की चीजों में सप्लाई साइड की बात में मान लीजिए प्याज हो गया, आलू हो गया, सब्जियां हो गया, ये सीजनल अगर फ्लक्चुएशन देखे, लेकिन लगातार 4-5 साल से जो ट्रेंड चल रहा है इसमें महंगे पने का। और दूसरी तरफ ये कि गेहूं सस्ता हो रहा है, चावल सस्ता दे रहे हैं, 1 रुपए 2 किलो के हिसाब से सप्लाई है, अनाज की पैदावार बंपर है, फिर ये खाने पीने की चीजों का ये कंपोनेंट आखिर ऐसा कैसे है? ये देखिए, एक बार जब एक तरह की महंगाई बढ़ती है एक खास क्षेत्र में, खास करके फूड इन्फ्लेशन के मामले में, तो वो एक तरह से स्पिल ओवर भी करती है। और उसके स्पिल ओवर में आप जैसे दालों की कीमतों को देखिए कि लगा जिस तरह से बढ़ी, इसी तरह से जब आपने गेहूं के रिम्यूनरेटिव प्राइसेस बढ़ाई तो चावल की रिम्यूनरेटिव प्राइसेस बढ़ाई, उसके कारण उनकी भी कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई तो सस्ते पे हो रही है, मतलब दाल का भी अगर है तो सप्लाई पूरी भरपूर मात्रा में है, नहीं पैदावार है। नहीं, दाल के मामले में दाल तो आप राशन के जरिए सप्लाई नहीं करते हैं, केवल गेहूं और चावल करते हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड लोगों को मिलती है। वो भी जो पीडीएस सिस्टम है देश के कई राज्यों में, खास करके उत्तर भारत के राज्यों में, तो वो कंप्लीट एक तरह से नॉन फंक्शनल है, क्योंकि एक तरफ आप 1 रुपए दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में कीमतें एक तरह से मैनिपुलेट हो रही हैं। तो जो आपके पास इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हैं और जिसका पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, वो तो ओपन मार्केट के आधार पर है। फिर ये आंकड़े एक तरह से गलत है, रियलिटी में सस्ता लोगों को अनाज मिल रहा होगा, फिर तो ये भी एक धारणा बनती है। नहीं, धारणा यह है कि गरीबों के एक हिस्से को जहां आपने इस तरह की योजना को सफलता से लागू किया है वहां उनको मिल रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि जब अगर गेहूं और चावल आप सस्ता दे रहे हैं तो बाकी और सारी चीजें जो दैनिक जरूरत की हैं वो लगातार महंगी हो रही हैं, और उसके महंगाई के कारण जो उसकी आय भी बढ़ी, ऐसा नहीं है जैसे मनरेगा वगैरह के कारण आय बढ़ी है ग्रामीण इलाकों में, लगभग 15% लोगों के वेजेस में इजाफा हुआ है जो आंकड़े बता रहे हैं। पर जब उसकी तुलना में आप महंगाई के आंकड़े देखते हैं जो 20% हैं, तो एक तरह से उनकी बढ़ी हुई आय भी उनको लगता है कि उसकी कोई खत्म हो जाती है। तो कहा भी जाता है कि एक तरह से महंगाई गरीबों पर टैक्स की तरह से है। ये संकट है, समस्या है, ये पिछले 3-4 साल से लगातार बहस हो रही है, तमाम हो रही है। चिदम्बरम ने बाकी वित्त मंत्री बनने के बाद जैसे गिरते हुए रुपए को संभाल लिया, थामा है, व्यापार घाटे कम हुआ है, और जो फिस्कल डिफिसिट उसमें भी कमी आई, लेकिन इस महंगाई के मामले में वो असफल पूरी तरह अभी भी है। ये क्या वजह है, इसमें क्या माना जाए? अगर देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरह से सरकार की जो खाद्यान्न नीति है वो भी इसमें बहुत नाकाम हुई है। जैसे उन्होंने फूड सिक्योरिटी को लेकर के पिछले 4 साल से सरकार के अंदर बहस चलती रही और ये कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। अंततः जब चुनाव से ठीक पहले इन्होंने फैसला किया और उसको भी लागू करने के जो तरीके अपनाए हैं और उसके लिए जो आधार कार्ड और बाकी चीजों की बात की, उसको भी वो ठीक से लागू नहीं कर पाए। याद रखना चाहिए कि इसी बीच हमारे देश में 6 करोड़ टन अनाज हमारे गोदामों में भरा पड़ा रिकॉर्ड ये भंडार था, जो कि बाजार में रिलीज करना चाहिए। वही पैदावार है अपनी जगह से, बंपर क्रॉप है, और पर वो गोदाम में सड़ रही है। अगर वो खुले बाजार में नहीं आएगी और खुले बाजार में अगर वो अनाज नहीं आएगा तो नेचुरली कीमतें बढ़ेंगी। तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि सरकार खुद ही एक तरह से जमाखोर की तरह हो गई और उसने जो इतना करोड़ों टन अनाज रखा और उसमें फिस्कल डेफिसिट की भी बात थी कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा लगातार क्योंकि अनाज हम सस्ते में नहीं दे सकते। ये तमाम बातें ये तमाम बातें मान लीजिए अगर है, लेकिन एक क्योंकि चुनाव की चिंता, राजनीति की चिंता पिछले 1 साल से लगातार है, तो पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह समझ में नहीं आ सकता है क्या कि भाई जब इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है तो अनाज को बाजार में निकाले या
डीजल और पेट्रोल के दाम है उनको बढ़ाने के बजाय सब्सिडी बढ़ा दें, वो क्यों नहीं हो? मतलब ये राजनीतिक समझ नहीं है, आर्थिक नहीं है, या क्या मामला बनता है? देखिए, मुझे लगता है कि इनको इनकी आर्थिकी के मामले में भी और इनकी राजनीतिक समझ के मामले में भी, दोनों में वो एक बैलेंस बनाने में नाकाम रहे हैं। उसकी साफ वजह ये इस रूप में भी दिखाई पड़ती है कि एक तरफ तो इनको ये चिंता लगातार रही कि फिस्कल डेफिसिट न बढ़े, लेकिन आपको याद होगा कि जब 2007-8 में वैश्विक संकट आया तब इन्होंने बड़े पैमाने पर एक तरह से फिस्कल स्टिमुलस दिया, 2 लाख करोड़ रुपए के स्टिमुलस दिए गए। उस स्टिमुलस के कारण पैसा नीचे गया, बाजार में बहुत ज्यादा पैसा पहुंचा, उसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ी, मांग बढ़ी लोगों की। उसके बाद जब उसको विड्रॉ करना शुरू किया तो इतनी तेजी से विड्रॉ किया कि उसके कारण जो बाजार में एक तरह से जो मांग थी उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि एक तरह की कैश 22 सिचुएशन हो गई है